नगमा आज़ाद ख़याल की थी और वह मायके में सबको बहुत पसंद थी, मगर मुझे और मेरे परिवार वालों को इस तरह की आज़ाद परिंदों की तरह उड़ान भरने जैसी बातें कम ही रास आती थीं। नगमा ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और इतनी पढ़ाई उसके मायके से लेकर मेरे घर तक में किसी ने भी नहीं की थी। आज नगमा को छोड़कर कोई भी औरत हमारे घर में स्कूटी चलाना नहीं जानती है। बाजार स्कूटी से जाना और घरेलू सामान को खुद जांच परख कर खरीदना उसको बेहद पसंद है। खरीदारी के लिए अक्सर नगमा शहर के नामी मॉल में जाना पसंद करती है, पर सच कहूँ तो मॉल है बड़ी नामुराद जगह। वहाँ तो आदमी ज़रूरत के सामान से ज़्यादा फालतू का सामान खरीद ले आता है। इस सामान के साथ यह ऑफ़र है, तो उस सामान के साथ वह मुफ्त में मिल रहा है। अरे साहब, जहाँ आज के दौर में पानी मुफ्त नहीं मिल रहा है, तो कोई कुछ और सामान मुफ्त मिलने की उम्मीद भी कैसे कर सकता है भला? मॉल के अंदर ऊपर वाले फ्लोर तक जाने के लिए नगमा हमेशा ही लिफ्ट का प्रयोग करती है। अरे कम से कम बगल में ही सुंदर सी सीढ़ियाँ भी तो बना रखी हैं, उनको काम में लाओ तो हाथ पैरों में हरकत बनी रहे। पर नगमा को तो हर नई चीज़ से प्यार हो जाता था। वैसे भी खरीदारी करते समय मैं सिर्फ गाड़ी में सामान रखने और भुगतान संबंधित काम ही देखता था। बाकी खरीदारी के लिए तो जिम्मेदार नगमा ही थी। एक दिन की बात है, मैं नगमा के साथ खरीदारी करने के बाद घर पहुंचा ही था कि मेरा मोबाइल बजने लगा। नया नंबर था, इसलिए जान नहीं सका कि उधर से कौन था, पर कुछ देर बाद पता चला कि आदिल बोल रहा था। आदिल मेरा चचेरा भाई था जो दुबई से भारत आ रहा था और आते ही मेरे घर पर रुकेगा, ऐसा बता रहा था। उसकी बातें सुनकर मेरा माथा बहुत बुरी तरह ठनका था, क्योंकि मैं आदिल को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, जिसका कारण यह था कि आदिल भी नगमा के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और दोनों में काफ़ी लगाव भी था। कुछ ज़्यादा ही लगाव, जिसे प्यार की संज्ञा दी जा सकती है। और इसी कारण दोनों के परिवार वालों ने आदिल और नगमा की शादी तय कर दी थी। दोनों का निकाह हो ही गया होता अगर आदिल ने निकाह के ठीक बाद नगमा को अपने साथ दुबई ले जाने की शर्त न रख दी होती। हालांकि मैं अपने रिश्तेदारों से यह जान चुका था कि यह शर्त उसने जानबूझकर इसलिए रखी है क्योंकि वह भले ही प्यार तो नगमा से करता था, पर नगमा के परिवार वालों की तरफ से जो दहेज उसे दिया जा रहा था, उससे वह खुश नहीं था और कहीं और रिश्ता होने पर उसे ज़्यादा रकम मिलने की उम्मीद थी। उसे लालच भी था, इसलिए आदिल ने यह दोहरी चाल चली। आदिल जानता था कि नगमा के घर वाले उसे दुबई नहीं भेजेंगे, क्योंकि वह उनकी इकलौती लड़की है और नगमा की अम्मी भी बीमार रहती हैं। आदिल को नगमा से निकाह तोड़ देने में कोई बड़ी बात नहीं लगी, बल्कि इसमें भी नगमा के सामने वह उसके अम्मी और अब्बा को ही दोष देता रहा। निकाह टूटने के बाद नगमा अवसाद का शिकार होने लगी, तो मेरे अब्बू ने आगे बढ़कर नगमा और मेरा निकाह करा दिया। मैं तो अब्बू की मर्जी के आगे कुछ बोल न सका, और वैसे भी नगमा जैसी खूबसूरत लड़की को ठुकराने का कोई मतलब ही नहीं था। नगमा की हालत खराब हो रही थी, उसको उस हालत से निकालने में मेरा किरदार अहम रहा। मैंने नगमा को समझाया कि जो भी हुआ है उसमें उसका कोई दोष नहीं है, यह सब सिर्फ आदिल के लालच के कारण हुआ है। अगर इसमें किसी को भी शर्मिंदा होने की ज़रूरत है तो वह आदिल है। मेरी लाख कोशिशों के बाद नगमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, पर भला मुझे क्या पता था कि आज इतने सालों बाद आदिल फिर सामने आकर खड़ा हो जाएगा और मेरे और नगमा के पूरे वजूद को हिलाकर रख देगा। फिर जब नगमा से इतनी ही तलखी हो गई थी, तो आज आदिल मेरे पास क्यों आ रहा है? मैं सोच रहा था वह नगमा से कैसे मिलेगा, क्या उसे शर्म नहीं आएगी? और फिर वह मेरी और नगमा की शादी के बारे में भी सब जानता है। अगली सुबह ही आदिल हमारे घर पर आ गया। कई बड़े-बड़े ब्रीफकेस और बैग थे उसके साथ। हाँ, यह ज़रूर कहना पड़ेगा कि पहले से अधिक खूबसूरत हो गया था आदिल। गोरा रंग, लंबा कद, क्लीन शेव चेहरा और आँखों पर महंगा चश्मा। उसे देखकर मुझे जलन हो रही थी। शायद इसलिए क्योंकि आज आदिल हर तरीके से मुझसे बेहतर माली हालत में था
और नगमा व आदिल के पहले के रिश्तों के बारे में मुझे पता था। आदिल ने आते ही समा बांध दिया। अम्मी अब्बू के लिए दुबई से चश्मे का फ्रेम, मेरे लिए पेन का सेट और इत्र, हमारी बेटी फुजला के लिए गुड़िया और विदेशी खिलौने वगैरह। यह सब देखकर मैं अंदर ही अंदर जला जा रहा था। इतने में आदिल ने एक गिफ्ट का छोटा सा डब्बा नगमा की तरफ बढ़ा दिया। नगमा ने मुझसे इशारों इशारों में ही पूछा कि तोहफा स्वीकार करूं या नहीं। मैंने भी आंखों से ही उसे बता दिया। नगमा ने हाथ आगे बढ़ाकर गिफ्ट ले लिया। आदिल की यह बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, या उसके रसूख के सामने मैं अपने आप को कमतर महसूस कर रहा था। ड्राइंग रूम में पार्टी जैसा माहौल था। फुजला आदिल के साथ बेफिक्री से खेल रही थी और अम्मी और अब्बू को आदिल दुबई की शान और शानो शौकत भरी जिंदगी के बारे में बार बार बता रहा था। आदिल की सारी अदाएं देखकर मैंने भी अपने चेहरे पर एक फर्जी मुस्कुराहट चिपका ली, जिससे लगे कि मुझ पर उसकी इन सब बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा हो, पर अंदर ही अंदर मैं कुढ़ रहा था। तभी आदिल ने घूमने जाने का प्लान बना लिया। इमामबाड़ा और चिड़ियाघर घूमे हुए काफी समय हो गया है, चलो हम सब लोग घूम कर आते हैं। आदिल ने मुझसे भी साथ चलने को कहा। मन में तो आया कि तुरंत ही मना कर दूं, पर मुझे लगा कि ऐसा कहना गलत होगा। बड़े ही भारी मन से मैंने चलने के लिए हामी भर दी। हम सब दिन भर घूम फिरकर शाम को घर आए। मन और दिमाग पूरी तरह से थक चुका था। रास्ते में नगमा आदिल से काफी बेपरवाही से बात कर रही थी। मैंने कनखियों से कई बार देखा भी कि नगमा आदिल की हर बात में हामी भर रही थी। रेस्टोरेंट में भी दोनों ने एक दूसरे की थाली से खाने की चीज़ों की अदला बदली की। मेरे दिल का हाल सिर्फ मैं ही जानता था। शाम को सिरदर्द का बहाना बनाकर मैं कमरे में लेट गया, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। कारण था ड्राइंग रूम से आदिल और नगमा की हंसती हुई आवाज़। कमबख्तों को इतना भी लिहाज नहीं है कि अम्मी अब्बू के सामने जरा कम बात करें, पर आंखों का पानी तो बिल्कुल ही मर गया है। रात में मुझे 2 बजे नींद आई या 3 बजे, मुझे कुछ नहीं पता। सुबह आँख खुली तो देखा कि नगमा किचन में व्यस्त थी। अच्छा, तो मैडम अब नाश्ता भी आदिल की पसंद से ही बनाएंगी। पर कुछ भी हो, अब मैं यह लैला मजनू की कहानी और नहीं सहन कर पाऊंगा। मैं आज ही आदिल से साफ साफ बात कर लेता हूँ कि भाई देखो, रिश्तेदारी तो अपनी जगह है, पर शादीशुदा जिंदगी अपनी जगह है। वह मेरी जिंदगी में और जहर न घोले और यहाँ से चला जाए। अपने मन में एक कड़ा निश्चय लेकर बिस्तर से उठा और नहा धोकर नाश्ते की टेबल पर जा बैठा। सब लोग वहाँ पहले से ही बैठे हुए थे। नगमा भी अपनी हर्बल चाय लेकर आ गई थी। वहाँ पर आदिल नहीं था। पूछने पर पता चला कि बाहर घूमने गया है, अब तक नहीं लौटा है। उसका यहाँ न होना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी मेज पर रखा हुआ नगमा का मोबाइल बज उठा। मेरी नज़रों ने आंखों के कोनों से देखा, स्क्रीन पर आदिल का नाम लिखा आ रहा था। मुझे ऐसा लगा कि नगमा ने मेरी नज़रों से बचते हुए मोबाइल को उठाकर कान से लगा लिया हो और किचन की तरफ बात करते हुए बढ़ गई हो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर नगमा ने मेरे सामने वहीं पर बात क्यों नहीं की। किसी का भी फ़ोन होता है तो नगमा मेरे सामने ही बात कर लेती है, फिर आज आदिल का फ़ोन आने पर वह किचन में क्यों चली गई। दिमाग में बवंडर चलने लगा। सामने प्लेट में नाश्ता पड़ा हुआ था, पर मेरी आंखों को वह सब नहीं दिखाई दे रहा था। हालांकि नगमा 10 मिनट बाद ही वापस आ गई थी, पर मेरे लिए यह 10 मिनट 10 साल जैसे लग रहे थे। नगमा एकदम शांत सी लग रही थी। उसके चेहरे पर किसी भी तरह के भाव पढ़ पाने में मैं नाकाम था। क्या पूछूं और कैसे पूछूं? नगमा मेरे इस तरह से उसके फ़ोन की जासूसी करने पर क्या कहेगी? पर इस तरह से आदिल का नगमा के मोबाइल पर फ़ोन आना मुझे नागवार गुजर रहा था, और मैं बेचैन था कि मैं कैसे उन दोनों के बीच की बातों को जान या सुन सकूं। मुझसे नाश्ता नहीं किया गया। मैं बालकनी में जाकर टहलने लगा था और दिमाग लगा रहा था कि दोनों के बीच की बातों को कैसे जाना जाए। अचानक से मुझे मोबाइल फ़ोन के कॉल रिकॉर्डर का ध्यान आया, जो कि लगभग हर मोबाइल में होता है
और जिसमें हर आने जाने वाली कॉल रिकॉर्ड हो जाती है। ऐसा सोचकर मुझे कुछ सुकून मिला। अब मैं काफ़ी रोमांचित महसूस कर रहा था और काफ़ी उत्तेजित भी हो रहा था। अब तो मुझे नग्मा के मोबाइल की तलाश थी और वह तलाश जल्दी ही खत्म हो गई। जब नग्मा ने मोबाइल को नाश्ते की टेबल पर ही रख दिया और बर्तन समेटकर किचन में चली गई, मैंने मौका ताड़ा और नग्मा का मोबाइल ले सीधा अपने कमरे में घुस गया और कमरा बंद कर लिया और मोबाइल में कॉल रिकॉर्डर को ढूंढने लगा। शुक्र था कि इस मोबाइल में कॉल रिकॉर्डर था। आवाज़ बाहर न जाए इसलिए मैंने कान में ईयरफ़ोन लगा लिया और दोनों की बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनने लगा। हेलो, हाँ, हेलो नग्मा, देखो फ़ोन मत काटना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं अपनी उस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुमसे निकाह तोड़ दिया था। दरअसल उस समय हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे दुबई जाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी और इसलिए मैंने तुमसे निकाह न करके किसी दूसरी जगह निकाह किया। पर उस लड़की से शादी करना मेरी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। मैं उससे शादी करके आज तक खुश नहीं हो पाया हूँ। पर तुम आज यह सब बखेड़ा इस तरह से फ़ोन पर क्यों बता रहे हो मुझे? नग्मा बोल रही थी। हाँ, जो गलती मैंने कर दी थी, उसे अब सुधारना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा निकाह करना भी एक समझौता ही था, जो तुमने हालात से मजबूर होकर किया था। मैं भी दुखी और तुम भी परेशान। क्यों न हम दोनों एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। मैंने अपनी वाइफ़ को तलाक दे दिया है और यही मैं तुमसे भी चाहता हूँ कि तुम भी अपने शौहर को तलाक दे दो। मैं फुजला को भी अपना लूँगा, आदिल कहे जा रहा था। फ़ोन पर थोड़ी देर सन्नाटा रहा। मैं नग्मा का जवाब सुनने के लिए मरा जा रहा था। सुनो आदिल, जो हुआ जैसे भी हुआ वह सही ही था। तुम्हारे जैसे दहेज के लालची का क्या भरोसा। तुम जैसे लोग तो दहेज के लिए किसी लड़की की जान लेने से भी बाज नहीं आते। और रही बात मेरे शौहर की, तो उनसे बेहतर शौहर मिलना तो मुमकिन ही नहीं है मेरे लिए। उन्होंने मुझे हर तरीके की आज़ादी दी है और मेरे हर काम में सहयोग करते हैं। बुरे वक्त में उन्होंने मुझे जो सहारा दिया वह किसी और के बस की बात नहीं थी। तुमने यह बात सोच भी कैसे ली कि अब भी मैं तुम्हारी बन सकती हूँ? मेरा तुमसे हंसना बोलना सिर्फ इसलिए है कि तुम मेरे शौहर के रिश्तेदार हो। तुम जैसे लोगों को बीवियां बदलने की आदत होती है जो मरते दम तक नहीं छूटती। पर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे शौहर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जिसका सबूत यह है कि मेरे और तुम्हारे बारे में जानने के बावजूद भी तुम्हारे यहाँ आने पर उन्होंने किसी तरह का सवाल नहीं उठाया। अब फ़ोन रखो और दोबारा इस तरह की बात करने की जुर्रत मत करना। फ़ोन काटा जा चुका था। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी और मेरे सीने की धड़कनें भी अब सामान्य हो रही थीं। मैंने नग्मा का मोबाइल नाश्ते की टेबल पर रख दिया। नग्मा अब भी किचन में सफाई कर रही थी। अब्बू टीवी पर एक फिल्मी गाना देख रहे थे, जिसके बोल थे, एक प्यार का नगमा है, मेरी नगमा भी तो प्यार का नगमा ही है।